नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस कहानी में से रियल नामों को बदलकर काल्पनिक नाम दिया गया है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पापा का देहांत आज से 10 साल पहले हो गया था। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी। मेरी माँ उस समय बहुत जवान थी और आज भी बहुत सुंदर हैं। सच कहूँ तो मेरी माँ अब भी उतनी ही सुंदर लगती हैं जितना कि पहले थी, क्योंकि उनका चेहरा और शरीर अब भी वैसा ही है जैसा एक नई नवेली दुल्हन का होता है। और हो भी क्यों ना, जब वो खुद का और अपने शरीर का इतना ध्यान जो रखती हैं। खैर, पापा के जाने के बाद माँ के लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन माँ ने सबको मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे, ताकतवर, जिम्मेदार और सच्चे मायनों में एक अच्छे पति। इसलिए माँ हमेशा यही चाहती थी कि अगर वो दोबारा शादी करें भी तो वो इंसान पापा के जैसा ही होनी चाहिए, या कम से कम उनके जैसा ताकतवर तो लगे ही। वैसे मेरी माँ बहुत ही प्यारी और नाजुक स्वभाव की थी, जो खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। मैंने बचपन में कई बार माँ और पापा की कुछ बातें सुनी थीं। तब उनके कमरे से उनके आपसी संबंधों की आवाजें आती थीं, जिसे सुनकर उस वक्त मैं डर जाती थी, क्योंकि तब मुझे लगता था कि माँ को कुछ हो रहा है या उन्हें कोई तकलीफ हो रही है। पर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि वो आवाजें क्या थीं। वैसे भी वो एक ऐसी महिला की थीं जो अपने रिश्ते में बहुत खुश थी, न कि कोई जो दर्द में हो। लेकिन उस समय मेरी उम्र छोटी थी, इसलिए जो सुना वो समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, सब बातें साफ होती गईं। लेकिन जब पापा का देहांत हो गया, तब माँ के लिए कई नए रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दिन एक आदमी आया जिसका नाम था राजीव। मैं उन्हें अंकल कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो मुझसे उम्र में थोड़े बड़े थे, और वैसे भी वो मेरी माँ के लिए अपना रिश्ता लेकर आए थे, तो रिश्ते से भी वो मेरे अंकल ही हुए। वैसे राजीव अंकल और मेरी माँ की उम्र लगभग बराबर ही थी। माँ की उम्र उस वक्त करीब 38 साल थी और राजीव चाचा की उम्र 40 साल। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे उम्र में, और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मैं भी उनके साथ ही रहती थी। लेकिन तब एक बात मुझे अजीब लगती थी, क्योंकि तब मेरी माँ और मेरे असली पापा जब साथ होते थे, तब उनके कमरे से जो आवाज़ें आती थीं, अब मैं उन्हें याद करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब मेरी माँ और राजीव अंकल के कमरे से ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देता था, जो मैं बचपन में अपने माँ और पापा के कमरे से सुनती थी। अब बस कभी कभी ही कोई हल्की फुल्की बात सुनाई देती थी। जैसे एक बार माँ कह रही थी, ज़रा हिम्मत तो दिखाओ राजीव, क्या बात है, इतने ढीले क्यों हो। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती थी। तभी जब मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, तब मैं कॉमर्स से डिप्लोमा कर ली थी, तो मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। डिप्लोमा होने की वजह से ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं थे, इसलिए किसी ऑफिस में नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक कैफ़े में कैशियर की नौकरी ज्वाइन कर ली। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, मैं भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती हूँ, एकदम सुंदर, गोरी और नाजुक। इसलिए जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता। अब तो बहुत से लोग मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं, कोई लाइन मारता तो कोई तारीफ करता है, लेकिन मैं तब बस अंदर ही अंदर खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे भी यह सब अच्छा लगता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन एक दिन एक लंबा चौड़ा बेहद स्मार्ट लड़का कैफे में आया। उसका हुलिया देखकर तो दिल खुश हो गया था। तब उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं और मैं भी छुप छुप कर उसे ही देख रही थी। वैसे वो कैफे में पहले हफ्ते में 1-2 बार ही आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हर रोज आने लगा, और वो भी तभी जब मैं शिफ्ट में होती थी। इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि वो भी मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। फिर एक दिन जब वो बिल दे रहा था तो बोला, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। इस पर मैंने थोड़ी नखरेबाजी दिखाते हुए बोली, नंबर लेकर क्या करोगे। तो वो बोला, सुनो, डरने की बात नहीं है, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और यहाँ किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। वैसे दोस्तों, सच बताऊँ तो मैं तो अंदर ही अंदर उसके लिए पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया। उस रात उसने फ़ोन किया। फिर धीरे धीरे उसने बताया कि वो मुझसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा है।
हालांकि तब मैं भी उसी फीलिंग में थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ नहीं बताया। तब मैंने बस इतना कहा, अगर पसंद करते हो तो फिर आगे क्या क्या करना चाहते हो? तो वो बोला, मैं तुम्हारे घर का एड्रेस जानना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर आ सकूं, तुम्हारी माँ से मिल सकूं और बात कर सकूं। इस पर मैंने कहा, सुनो, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, घर में बस मेरी माँ ही हैं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं माँ से बात कर लूँगा। उस दिन मैंने उसे अपने घर का एड्रेस दे दिया, लेकिन मैंने उससे कहा, सुनो, मैं पहले माँ से बात कर लूँगी, फिर सही दिन देखकर बताऊँगी, तब तुम आना। इसके बाद मैं अपने घर आई और मैंने माँ से बात की, तो उन्होंने कहा, ठीक है, उसे शनिवार को बुला लो। फिर मैंने उसे दिन और समय बता दिया, तो वह हमारे घर आया और मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। तब माँ ने उसकी बातों को समझा और हमारे रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि हमारे घर में माँ के अलावा कोई नहीं था, तो डिसीजन उन्हीं का होना था। फिर कुछ दिनों बाद हमारी सगाई हो गई। उस लड़के का नाम मोहित था। मोहित बहुत अच्छा था और जिम्मेदार भी। फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही हमारी शादी भी हो गई। शादी की पहली रात को माँ ने मुझे कुछ ज़रूरी बातें समझाईं। माँ बोली, बेटी, हर बात में पति की बात मानना और प्यार से पेश आना, गुस्सा मत करना और थोड़ा सहन भी करना, तभी रिश्ता अच्छे से चलता है। तब मैंने माँ की बातों को ध्यान से सुना और वैसे ही किया, जैसे मुझे माँ ने समझाया था कि थोड़ा सहन करना पड़ेगा जब तक कि सब कुछ सामान्य न हो जाए, और मैंने वही किया। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पति मोहित, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ताकतवर थे, इसलिए पहली ही रात मुझे बहुत तकलीफ हुई। उस रात को एक पहर तो माँ मेरे पास आईं, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या हुआ है। इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और जैसे तैसे सहन करती रही। लेकिन फिर ये बात हर दिन की होने लगी, क्योंकि मेरा पति बहुत देर तक संबंध बनाता था और इसलिए मुझे बहुत दर्द होता था। कई बार तो मुझे इन्फेक्शन भी हो जाता और फिर मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता। फिर कुछ दिन आराम मिलता, लेकिन फिर वही हाल। जैसे ही थोड़ा ठीक होती, फिर से लंबा और थकाने वाला रिश्ता शुरू हो जाता। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। तब मुझे बहुत दर्द होता था और मैं अक्सर जल्दी खत्म करने के लिए कहती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये सब सामान्य है और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि इसमें उसे मज़ा आता था। तब तंग आकर मैंने तय किया कि ये बात किसी से करनी तो पड़ेगी ही, लेकिन तब ये बात माँ से नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। लेकिन मेरी एक बहुत करीबी दोस्त थी, तो उससे मैंने बात करने की सोची और मैंने उसे कॉल किया और बोली, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है, कहीं बाहर मिले। इस पर वो बोली, सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, फिर फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद हम मिल सकते हैं। फिर अगले दिन मैं अपनी दोस्त से मिली। तब हम दोनों एक कैफ़े में बैठे। तब मुझे देखते ही उसने कहा, क्या हुआ सुनीता, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, यही दिक्कत है बस। तब ये मेरी तरफ से बात शुरू करने का तरीका था। इस पर उसने पूछा, इन्फेक्शन, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो मैंने कहा, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं परेशान हूँ और थक गई हूँ। फिर उसने फिर पूछा, किस बात से परेशान हो? तो मैंने कहा, बस शादी से और ज़्यादा रिलेशन होने की वजह से। ये सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अरे भाग्यवान, लोग तो तरसते हैं इसके लिए। इस पर मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में थक गई हूँ। रिलेशन में जो लंबा समय लगता है उससे मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे दर्द होता है और अब तो मुझे खुद से ही नफरत सी होने लगी है। फिर उसने पूछा, एक बार में कितना टाइम लेता है तुम्हारा पति? तो मैंने कहा, 1-1 घंटे या उससे भी ज़्यादा। इस पर वो चौंक गई और बोली, इतना ज़्यादा? क्या वो कुछ दवाइयाँ लेता है क्या? तो मैंने कहा, नहीं, उसके ऑफिस में रेगुलर चेकअप होता है, कोई दवाई नहीं लेता, वो तो नेचुरली ही ऐसा है। फिर आगे मैंने कहा, यार 5 महीने हो गए शादी को और मैं लगातार दर्द और इलाज के बीच ही घूम रही हूँ। तो इस पर उसने कहा, फिर भी भगवान का शुक्र मना तू और किसी और से ये सब मत कहना। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों? तो वो बोली, क्योंकि ये बातें नसीब से जुड़ी होती हैं।
देखो, मेरा पति बाहर रहता है, महीने भर के लिए आता है और सिर्फ 2 बार रिलेशन होता है। एक बार जब आता है और एक बार जब जाने वाला होता है, बस। यह सुनकर मैं हंसते हुए बोली, अरे यार, असली किस्मत तो तेरी है। इस पर वो बोली, नहीं, ऐसा मत कहो, ये चीज़ ज़रूरी है। मुझे तो लग रहा है तुझ में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल में ये सभी औरतों के लिए ज़रूरी है। इस पर मैंने कहा, नहीं, मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब रिलेशन बहुत लंबा चलता है तो कोई भी थक जाएगा। फिर उसने पूछा, तुम लोग कितनी बार रिलेशन करते हो? तो मैंने कहा, लगभग हर दिन या फिर एक दिन छोड़कर। अगर मैं ज़्यादा थकी होती हूँ तभी वो रुकता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, ठीक है यार, अब चुप हो जा और भगवान का शुक्र मना। इसके बाद हमने उठकर वापस घर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे भी बच्चों को स्कूल से लेने जाना था। तब मैंने अपने मन में सोचा, ठीक है, उसकी बात मान लेती हूँ। शायद मैं नई हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाए। इसके बाद एक रात को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे बात की। फिर मुझे अच्छे से छूने लगे, जैसे कि मैं खुद चाहने लगूं कि हमारे बीच फिर से रिश्ता हो। और मैं सच में तैयार हो गई। तब शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। जैसे कभी माँ की आवाज़ सुनती थी वैसा ही कुछ महसूस हुआ। लेकिन जब वो बहुत देर तक करने लगे तो फिर से वही दर्द, थकावट और तकलीफ होने लगी। तब अंदर से मैं बस यही चाहती थी कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, मुझे यकीन है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या महसूस कर रही थी। इस बार भी जब हमारे बीच रिश्ता हुआ तो फिर से बहुत ज़्यादा समय लिया, जिससे मैं बहुत दर्द में थी। तब मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन तभी अचानक वो उठ गया और गुस्से में चिल्लाने लगा। वो चिल्लाया, ये कोई ज़िंदगी है? मैं अब थक चुका हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अब मैं किसी और से शादी करूँगा। तब मुझे अपने पति की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा मेरे साथ रिश्ता निभाते वक्त ही क्यों बोल रहा है। अब मैं रोने लगी थी। तभी वो फिर बोला, अब रो रही हो? तुम्हें पता है तुम मुझे कैसा महसूस करवा रही हो? मैं अब ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो ये सब एंजॉय करे, जो मुझे समझे। तुम तो बर्फ जैसी ठंडी हो। तब भी मैं रोती रही, लेकिन वो अपना ताना देने वाला और चोट पहुंचाने वाला बातों का सिलसिला बंद नहीं कर रहा था। वो कहता रहा, लंबा चलना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ही में कुछ गड़बड़ है, तुम ही अलग हो। तब मैंने फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश की और मन ही मन सोची कि कहीं वो किसी और से शादी ना कर ले। इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की। फिर वो थोड़ा शांत हुआ और वापस मेरे पास आया और फिर से रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन इस बार मुझे और ज़्यादा दर्द हुआ। अब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, शादी बचानी है या नहीं, या वो किसी और से शादी करेगा या नहीं। अब मुझे बस इतना चाहिए था कि वो जल्दी से उठे और मुझे छोड़ दे। आखिर में वो उठ गया और चुपचाप सो गया, गुस्से में। तब मैं भी चुप थी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी और टूटी हुई थी। तब मुझे उसका मारना, अपमान करना और वो सब बातें बहुत चुभ रही थीं। इसलिए अगले दिन गुस्से में मैं अपने मायके चली गई। अब मैंने सोच लिया था कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, अब और नहीं सहूँगी। तब मैं चाहती थी कि कोई भी साफ फैसला हो ताकि मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। तब जैसे ही मम्मी के घर पहुंची, मैं फूट फूट कर रोने लगी और मम्मी के गले लग गई। तब मम्मी घबरा गई और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, पहली बार तुम्हें इस तरह रोते देख रही हूँ। इस पर मैंने कहा, माँ, मुझसे शादी नहीं निभ रही, मैं अब और नहीं झेल सकती, मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ, मुझे तलाक चाहिए और दोबारा शादी नहीं करनी मुझे। इस पर माँ बोली, अरे बेटी, भगवान ना करे कि ऐसा हो, आखिर क्या हुआ ऐसा, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो और बताओ मुझे। तब मैंने कहा, माँ प्लीज़ कोई हल निकालो, अब और नहीं सहा जाता। इस पर माँ बोली, अच्छा ठीक है, बताओ तो सही, क्या हुआ। तो मैंने कहा, माँ आपको तो सब पता ही है, लेकिन आपने मुझे सब कुछ सहना सिखाया, इसके बजाय आपने कुछ हल निकाला ही नहीं। इस पर माँ ने कहा, तू बस साफ साफ बता तो सही, क्या उसने मारा तुझे। तो मैंने कहा, माँ वही पुरानी बात,
जो आपने मुझे शादी की पहली रात बताई थी। मेरा पति बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिलेशन में और अब मैं नहीं झेल पा रही। तब मैं ये सब बोल भी रही थी और रो रही थी। तभी मुझे पता चला कि मम्मी के पति यानी मेरे सौतेले पापा कमरे में से निकल रहे हैं। तब मुझे पता ही नहीं था कि वो घर में ही हैं या अंदर सो रहे हैं। अब मुझे लगने लगा कि वो हमारी पूरी बात सुन चुके हैं, इसीलिए मुझे इतनी शर्म आई कि मैं भाग जाना चाहती थी। तभी माँ बोली, अरे बेटी क्या हुआ, डर मत, तुम्हारे अंकल राजीव तो ऐसे ही हैं। वैसे भी तुम्हारे लिए तो वो बाप जैसे हैं, इसलिए परेशान क्यों हो रही हैं। इस पर मैंने कहा, बाप जैसे क्या माँ, आप बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हो। वो मुझसे बस थोड़े ही बड़े हैं। तभी मैंने नोट किया कि राजीव अंकल की नज़रें अजीब थीं, क्योंकि वो बार बार मुझे ऐसी जगहों पर घूर रहे थे जो मुझे बहुत असहज कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं रोने में और दर्द में डूबी हुई थी। लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं, यहाँ तक कि माँ ने भी देख लिया और उन्हें टोक दिया, अपनी नज़रें नीचे रखो ज़रा, क्या हो गया है तुम्हें। तब मैं बहुत थक गई थी, लगातार रोने और नींद ना आने की वजह से। तो मैंने माँ से कहा, माँ मैं अंदर जाकर थोड़ा सो जाती हूँ, कल रात से नहीं सोई हूँ, बहुत थक गई हूँ। इस पर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जा आराम कर, मैं खाना बनवा रही हूँ। तब उसी समय राजीव अंकल अपने काम पर चले गए। फिर माँ ने मोहित यानी मेरे पति को फ़ोन किया और कहा, दामाद जी आज रात का खाना हमारे यहाँ है आपका, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, याद से आ जाइएगा। तब मोहित ने भी कोई बहस नहीं किया और माँ का कहा मान लिया। फिर माँ ने अच्छे से खाना तैयार किया। उस दिन हमने थोड़ा देर से खाना खाया जब मोहित आ गए। तब माँ का मकसद था कि हम दोनों को शांत करें और सुलह करवाएं। इसलिए खाना खाने के बाद माँ ने मोहित को एक तरफ लेकर गई और बात की। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम नाराज़ क्यों हो। इस पर मोहित बोला, सुनीता मुझसे प्यार नहीं करती, उसे मेरा पास आना पसंद नहीं है, वो मेरे साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहती, अगर होता भी है तो चाहती है कि मैं जल्दी से उठ जाऊं। फिर माँ ने पूछा, ऐसा क्यों बेटा, तुम करते क्या हो कि वो ऐसे रिएक्ट करती है। तो मोहित बोला, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ बस। इस पर माँ बोली, बेटा मेरी बेटी थोड़ी बेवकूफ़ है, उसे नहीं पता उसकी भलाई किस में है। फिर माँ ने मोहित से कहा, तुम बस अभी सुनीता को मना लो और दोनों घर चले जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल दूंगी, मैं कल सुबह आऊंगी तुम्हारे घर। इस पर मोहित ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अब हमारा साथ ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो माँ बोली, ऐसी बात मत बोलो बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तब मोहित ने माँ की बात मानी और मुझे मनाकर अपने घर ले आया। फिर अगले दिन माँ हमारे घर आई। तब मोहित को पता था कि माँ आ रही हैं, इसलिए उसने काम से छुट्टी ले ली थी। फिर जैसे ही माँ घर में आई, इस बार कुछ अजीब हुआ। पहली बार माँ ने मेरे घर आकर अपनी साड़ी उतार दी और एक ढीला गाउन पहन ली। ये तो ठीक था, क्योंकि वो अक्सर अपने घर में कोई भी कपड़ा पहन लेती थीं, जैसे मेरी टॉप या कुर्ता, क्योंकि हमारे साइज एक जैसे ही थे। लेकिन इस बार अजीब बात ये थी कि माँ मेरे पति के घर पर थी और गाउन के नीचे जो कपड़े पहने थे वो एक बहुत ही फैंसी और नज़रें खींचने वाली चीज़ थी, जो मेरी माँ ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थीं। वैसे माँ उस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही थीं। सच कहूँ तो वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। तब गाउन में उनका लुक बहुत अलग और ध्यान खींचने वाला लग रहा था। ये देखकर मैं मन ही मन सोच रही थी, माँ ने ऐसा कपड़ा मेरे पति के सामने कैसे पहन लिया। और फिर सोच में पड़ गई कि उन्हें क्या ज़रूरत थी अपनी साड़ी उतारकर ऐसे कपड़े पहनने की। फिर सोची, शायद गर्मी की वजह से, या उन्हें लगा कि मेरा पति मोहित, वो तो उनके लिए बेटे जैसा है, जैसे वो हमेशा कहती हैं। और तभी माँ ने खुद ही मोहित से कहा, बेटा तुम तो मेरे लिए मेरे बेटे जैसे ही हो। वैसे भी बहुत गर्मी है आज, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन पाई, उसी में हवा भी नहीं चल रही है। इस पर मोहित ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही रहे, आप अपने ही घर में हैं। लेकिन उसके बाद से माँ का बर्ताव अजीब लगने लगा, क्योंकि अब वो मोहित से बहुत प्यार और नरमी से बात करने लगी।
ऐसे जैसे उन्हें खास अंदाज में मेरे पति को इम्प्रेस करना हो। अब वो बार बार झुककर चीजें उठाने लगी, जबकि मैं जानती हूँ कि वो पहले कभी इस तरह किसी के सामने नहीं झुकती थीं। इसलिए सब कुछ बहुत अजीब और अलग सा लग रहा था। फिर माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, अरे बेटी, तुझे तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। तू कितनी किस्मत वाली है कि तुझे मोहित जैसा शेर जैसा मर्द मिला है। कितना हैंडसम है, कितना ताकतवर है। तेरे से तो ज्यादा किस्मत वाली मैं नहीं निकली। तब वो बातें ऐसे कर रही थीं जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हों। तब उनकी सारी बातें मोहित के सामने मुझे नीचा दिखाने वाली थीं, और तब उन्होंने मोहित की किसी भी बात पर ना नाराजगी दिखाई और ना ही ये कहा कि अगर तुम लंबा टाइम लेते हो तो हफ्ते में एक बार काफी है, जैसे डॉक्टर ने कहा था। बल्कि माँ तो मोहित को और बढ़ावा दे रही थी, उसे और प्रोत्साहित कर रही थी कि जैसे वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। माँ उस दिन तो मोहित को और भी ज्यादा मजबूत बना रही थी। तब वो लगातार बोलती जा रही थी, मेरी बेटी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता, उसे तो खुद की भलाई का भी पता नहीं। मेरी बेटी तो पगली है और थोड़ी कमजोर भी है। तब माँ की बातें जैसे मोहित को और हिम्मत दे रही थीं, जैसे उसे यकीन दिला रही थीं कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। फिर माँ मेरी तरफ देखकर बोली, तू तो किस्मत वाली है। तुझे तो शेर जैसा मर्द मिला है जो तुझे पूरी तरह से खुश रख सकता है। मैं तो खुद चाहती थी कि मेरा पति भी तेरे मोहित जैसा होता। तब अपनी खुद की माँ से यह सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। इसलिए मैंने मजाक में माँ से बोली, तो फिर बुला लो ना राजीव अंकल को, कहो आकर देखे मोहित को, कैसा है, जैसे चांद हो, जैसे फूल हो। इस पर माँ हंसते हुए बोली, अरे छोड़ बेटी, तेरे राजीव अंकल तो तेरे जैसा ही है, बिल्कुल ढीला ढाला। उसे तो ऐसे रिश्तों में मजा ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो झट से खत्म कर लेता है। मैं तो कभी ठीक से महसूस भी नहीं कर पाती, वो तो बस झट से खत्म कर देता है। तब माँ ये सब बातें मेरे पति मोहित के सामने ही कह रही थी, इसलिए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। और माँ उस दिन कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही थी, जैसे वो मोहित को सिर्फ मेरा पति नहीं बल्कि कुछ और मान बैठी हों। इसलिए बहुत हैरान थी कि ये बातें तो मेरे और माँ के बीच होनी चाहिए थीं। लेकिन तभी माँ और भी ज्यादा बोलने लगी। वो मुझसे कहने लगी, सुनीता, भगवान का शुक्रिया अदा करी कि तुझे मोहित जैसा पति मिला। और उस वक्त मोहित माँ को देखने लगा। वैसे भी माँ को ऐसे बोलने के बाद तो वो तो माँ को ऐसी नज़रों से देखेगा ही। तभी मैं देखी कि मोहित माँ को अपनी आंखें फाड़कर ऊपर से नीचे तक देख रहा है, जैसे तारीफ भरी नज़रों से। तब यह सब देखकर मुझे सच में लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन तब मैं ना तो इसे समझ पा रही थी, ना ही इसके बारे में सोच पा रही थी। लेकिन मेरा पति मेरी माँ को इस तरह कैसे देख सकता था? वो माँ के शरीर के संवेदनशील हिस्सों को कैसे देख रहा था? और माँ ने भी ये सब मेरे पति के सामने कैसे कह दिया? उन्होंने अपने दिल की बात इस तरह कैसे खोल दी? उस दिन मेरी माँ अपने घर नहीं गई, वो हमारे साथ ही रुक गई। उस रात माँ पूरी रात वो मोहित के साथ हंसती मजाक करती रहीं, इठलाती रहीं। तब मैं तो माँ को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने उन्हें पहली बार ऐसे मजाक करते देखा। क्योंकि मैंने माँ को कभी इस तरह से नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार किया था। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो माँ मुझसे बोली, बेटी, तुम्हारा पति कह रहा था कि अब वो दूसरी शादी करने वाला है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं रोने लगी और माँ से कहने लगी, माँ प्लीज़ ऐसा मत होने दो। मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी कि आप उससे बात करो, कुछ तो करो माँ, कोई हल निकालो ना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं उसके साथ किसी और औरत को नहीं देख सकती। मैं ये नहीं सह सकती कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई और औरत आए। तब माँ बस यही कहती रही, मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो ज़िद पर अड़ा हुआ है। तब माँ मुझ पर बहुत दबाव डाल रही थी और मैं बस उनसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो कुछ करेंगी। फिर माँ बोली, अब एक ही रास्ता बचा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर बर्बाद न हो और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर किसी और औरत के पास न चला जाए, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कैसी होगी, क्या इरादे होंगे उसके, तो इसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती हूँ। इतना सुनते ही मैंने जल्दी से कहा, माँ बताइए ना क्या करना होगा। तो माँ बोली, तुम अपने राजीव अंकल के साथ रहो और मैं तुम्हारे पति के साथ रहूंगी। यह सुनकर मैं चौंक गई और बोली,
क्या मतलब माँ? तो वो बोली, देखो बेटी, तुम्हारा पति एक ताकतवर मर्द है, इसलिए उसको वो औरत चाहिए जो उसके साथ लंबा वक्त बिता सके, जो उसे पूरा सुख दे सके। और तुम कमज़ोर हो, जल्दी थक जाती हो, लेकिन मैं उसके साथ निभा सकती हूँ। यह सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है माँ? आप मेरी माँ हो। इस पर वो बोली, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटी, ताकि तुम्हारा घर ना टूटे, ताकि वो किसी और औरत के पास ना जाए। अगर मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर दूंगी तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तब मैंने डर और हैरानी से पूछी, क्या मेरे पति ये मान जाएंगे? इस पर वो बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मनाना मेरा काम है। तभी मुझे याद आया कि माँ उस दिन मेरे घर में क्यों अजीब तरह से कपड़े पहनकर घूम रही थीं, क्यों इतना सजा धजा के बैठी थीं। तब मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब पहले से उनके दिमाग में था। वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रही थीं। वैसे भी अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। अगर मैं मना करती तो मेरा पति किसी और को ले आता, और मैं वो सह नहीं सकती थी। इसलिए मजबूरी में मैंने माँ को हाँ कर दिया। फिर अगले दिन जब माँ अपने घर लौटने लगीं तो जाने से पहले उन्होंने मेरे पति से साफ साफ बात की। बोली, देखिए, मैं आपकी और सुनीता की प्रॉब्लम का हल निकाल सकती हूँ। इस पर मेरे पति बोले, कंधे पर सिर रखिए मम्मी जी, अगर आप हल निकाल सकती हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। फिर माँ ने मेरे पति से कहा, देखो बेटा, सुनीता और मेरे पति दोनों एक जैसे हैं, थोड़े कमज़ोर, जल्दी थक जाने वाले, लेकिन तुम मुझ जैसे हो, मजबूत और ताकतवर, जो रिश्ता निभाने का असली मज़ा जानते हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। इस पर मेरे पति ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? तो माँ बोली, मतलब ये कि तुम और मैं एक जैसे हैं। हमें प्यार में गहराई पसंद है और लंबा साथ चाहिए, बार बार की नज़दीकियाँ चाहिए। और मेरी बेटी सुनीता और उसके पापा को बस जल्दी जल्दी सब निपटाना पसंद था, बिना किसी एहसास के। वो दोनों बस जैसे रस्म निभाते थे, जबकि मैं तो बरसों से सच्चे सुख से वंचित रही हूँ। फिर आगे माँ बोली, तुम भी तो जब से सुनीता से शादी किए हो, क्या तुम्हें वो सच्चा सुख मिला है? मैं जानती हूँ नहीं मिल होगा। और मैं भी जब से सुनीता के पापा गए हैं तब से प्यार जैसा कुछ महसूस ही नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए सोचो बेटा, अगर तुम और मैं साथ हों तो हम दोनों को वो मिल सकता है जो बरसों से अधूरा रह गया है। क्यों ना सुनीता को भूलकर मेरे साथ एक नया रिश्ता बना लो। यह सुनते ही मेरे पति ने एक पल सोचा, फिर बोला, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हाँ, क्यों नहीं। मैं भी थक चुका हूँ इस अधूरे रिश्ते से। इस पर माँ मुस्कराई और मेरी तरफ देखकर बोली, चलो बेटी, अब तो बात पक्की हो गई। अब सब कुछ साफ है, तो क्यों ना हम सब मेरे घर चलें, वहाँ से नया जीवन शुरू करेंगे। तब मैंने माँ की बात पर चुपचाप हामी भर दी, क्योंकि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। फिर हम तीनों ने अपना सामान तैयार किए और माँ के घर चले गए। वहाँ पहुँचे तो माँ के पति टीवी पर मैच देख रहे थे। तब हम अंदर घुसे ही थे कि माँ ने तेज़ आवाज़ में कहा, उठो जी, आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। तब उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तोहफा लाई हो? इस पर माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, यही तो सुनीता, तुम्हें तो कब से इस पर नज़र थी ना। क्या समझते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता? तुम्हारी हर नज़र देखी है मैंने। जब भी वो मेरे साथ आती थी तुम्हारी आंखें उसे चुपचाप खा जाती थीं। आज मैं उसे तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, ले लो इसे, अब से तुम्हारी ही है। ये सुनकर उनके पति एकदम से चौंक गए, इधर उधर देखने लगे, कभी मेरी तरफ तो कभी मेरे पति की तरफ। फिर उन्होंने कहा, तुम क्या कह रही हो, ये मजाक है क्या? तो माँ ने बिल्कुल ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब जल्दी से कमरे में जाओ और कोई भी बाहर हॉल में ना आएगा। मैं और मेरी बेटी का पति बगल वाले कमरे में जा रहे हैं। इतना कहते ही मैंने देखा कि मेरी माँ के पति यानी मेरे सौतेले पिता उठे। तब उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा उत्साह था। उन्होंने मुझे पकड़ा और हम सचमुच कमरे में लेकर चले गए। तब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, न कि तुम क्या करोगी, न कुछ और, जैसे वो इस पल का इंतजार ही कर रहे हों। फिर मेरे और उनके बीच वो हुआ जो आप सोच रहे हैं। हाँ वही। तब मेरे और मेरे सौतेले पिता के बीच पहली बार ऐसा हुआ था।
जिससे मुझे न तो कोई ज़बरदस्ती महसूस हुई, न कोई थकान, न ही वो दर्द और तकलीफ जो मैं पहले महसूस करती थी। बल्कि मुझे तो उनके साथ वो पल बहुत अच्छा लगा। तब हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा ही चलता रहा। लेकिन मुझे थकान नहीं हुई, क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी होता था। मेरे पति की तरह लंबा नहीं खींचता था। वैसे मेरी माँ ने भी कहा था कि उनके पति बस ऐसे ही हैं, जल्दी जल्दी और ठीक ठाक। हम, यानी मैं और मेरे सौतेले पिता, पहले ख़त्म कर लेते थे और बाहर हॉल में आकर बैठ जाते थे। कभी जूस बनाते, कभी कुछ खाने को तैयार करते और टीवी देखते। तब तक मेरी माँ और मेरे पति अपने कमरे में होते थे। उस वक्त हमें मेरी माँ की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो मेरे पति के साथ थीं। मैं और मेरे सौतेले पिता हंसते मजाक करते, फिर उनकी टांग खींचते और कहते, अरे ज़रा आवाज़ तो धीमी करो, क्या कोई शेर है कमरे में? फिर ऐसे ही ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लेकिन मैं हर बार वही आवाज़ें सुनती थीं जो मेरी माँ की थीं। वही आवाज़ें जो मैं छोटी थी तब सुनती थीं, जब मेरी माँ मेरे असली पिता के साथ होती थीं। लेकिन ये वो आवाज़ें नहीं थीं जिनमें दर्द हो, बल्कि ये तो एक ऐसी औरत की आवाज़ें थीं जो उस पल का मज़ा ले रही थीं। फिर समय बीतता गया, लेकिन अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि अब हम सब एक दूसरे के साथ खुश थे। हमारा रिश्ता, खासकर मेरी माँ के साथ, बहुत प्यारा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने पति से जलन होने लगी, तो मैं उसे वापस अपने पास लाना चाहने लगी थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरी माँ बार बार मुझसे कहती, नहीं बेटी, ऐसे ही रहने दे। अगर वो तुम्हारे पास वापस आया तो कहीं वो तुम्हारे रहते दूसरी शादी ना कर ले। इसलिए मैं उसे पूरी तरह संभाल रही हूँ, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही सह रही हूँ। तब वो कहती थी कि उसे भी इसमें थकान होती है, लेकिन मेरी खातिर वो कुछ भी कर सकती है। तब माँ मुझे समझाती थी कि वो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही है, न कि इसलिए कि उसकी नज़र मेरे पति पर है। जब वो ऐसा कहती तो मैं डर जाती और चुप हो जाती, क्योंकि तब मुझे सचमुच डर था कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी न कर ले या मुझे छोड़ न दे। लेकिन अब मुझे उन आवाज़ों की कमी खलने लगी थी जो पहले मेरे साथ मेरे पति के साथ हुआ करती थीं। इसलिए अब मैं भी चाहती थी कि मेरी भी वही आवाज़ें निकलें जैसी मेरी माँ की निकलती थीं जब वो मेरे पति के साथ होती थी। अब मैं चाहती थी कि मेरे पति को भी मुझ पर जलन हो और वो मेरे पास वापस आए। इसीलिए मैंने अपने सौतेले पिता से कहा, अंकल ज़रा हिम्मत दिखाओ, क्या तुम मेरी माँ की आवाज़ें नहीं सुनते? वो कितनी ज़ोर ज़ोर से गूंजती हैं, जैसे कमरे में कोई सच्चा मर्द हो। और तुम ज़रा हिलडुल तो सही। इस पर उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, मैं शुरू से ही ऐसा ही हूँ। मुझे ज़्यादा लंबा करना पसंद नहीं और न ही मैं अपने साथ वाले को थकाना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे थकाओ, इसमें तुम्हें क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ और मेरे पति हमारी आवाज़ें सुने, इसलिए ज़रा जोश दिखाओ और मर्द बनो। तब मेरी बार बार की बातों से मेरे सौतेले पिता को धीरे धीरे बुरा लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो सचमुच कम पड़ रहे हैं। वैसे मैं उनसे बहुत छोटी थी और जैसा लोग कहते हैं वैसे ने मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। आखिरकार एक दिन मेरी खुशी के लिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेनी शुरू की और सचमुच उन दवाइयों के बाद मेरी आवाज़ें निकलने लगीं। हमारा समय पहले से ज़्यादा लंबा होने लगा और रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हो गया। पहले हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते थे, लेकिन अब उन दवाइयों के साथ सब कुछ बदल गया। पहले तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही होता था, लेकिन अब दवाइयों की वजह से हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन फिर भी मेरे सौतेले पिता मेरे पति जितना लंबा नहीं टिक पाते थे, लेकिन फिर भी वो बस ठीक ठाक ही थे। फिर एक दिन मेरे बार बार ताने देने की वजह से उन्होंने अपनी दवाइयों की खुराक बढ़ा दी, क्योंकि वो अब और मजबूत बनना चाहते थे, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। वरना अगर उनकी मर्जी होती तो वो वैसे ही खुश थे। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें बार बार ताने मारे थे, जैसे लोग कहते हैं ना कि बातों से जो चोट दिल पे लगती हैं वैसी गोली से नहीं लगती। तब मैंने उनका दिल कुछ वैसा ही दुखाया था। फिर एक दिन जब मैं और मेरे सौतेले पिता एक कमरे में थे और मेरे पति मेरी माँ के साथ दूसरे कमरे में थे,
उस दिन मेरे सौतेले पिता ने दवाइयों की ज़्यादा खुराक ले ली थी, यानी जहां वो 1 या 2 गोलियां लेते थे, उस दिन उन्होंने बहुत सारी ले लीं, सिर्फ इसलिए कि बगल वाले कमरे में मेरी माँ और पति कहें, वाह ये तो शेर निकला। तब जब हमने शुरू किया तब वो मेरे ऊपर थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तभी मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, तो मैं उन्हें धक्का देने लगी, पूछने लगी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो मैंने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो भारी भारी सा लग रहे थे, बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उसे धक्का देकर बगल में लिटाई। फिर सोची कि देखूं आखिर हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका सिर अचानक मेरे सीने पर क्यों गिर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो न हिल रहे थे, न कुछ बोल रहे थे, तो मैं चीखने लगी। तब मेरी चीख सुनकर मेरे पति और मेरी माँ दौड़कर आए। तब वो दोनों बिना चादर के थे। वो बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने कहा, पता नहीं, वो हिल ही नहीं रहे। तभी मेरी माँ ने तुरंत कहा, लगता है ये मर गया। फिर वो मेरे पति से कहने लगी, इसकी हालत देखकर लगता है ये मर गया। फिर मेरे पति ने उसे इधर उधर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। फिर मेरे पति ने कहा, शायद ये जिंदा हो। फिर वो एम्बुलेंस बुलाने की बात करने लगे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। वो बोली, नहीं, एम्बुलेंस क्यों, इससे हमें मुसीबत हो सकती है, लोग शक करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। फिर मेरे पति ने पूछा, तो फिर क्या करें? तो माँ ने कहा, पहले डॉक्टर को बुलाओ, देखते हैं क्या हुआ। तो मेरे पति ने माँ की बात मान ली और डॉक्टर को बुलाया। जब तक डॉक्टर आया मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं रोए जा रही थी, बिल्कुल बिखर गई थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे ऊपर एक लाश थी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। उस वक्त मेरी माँ और मेरे पति ने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। वो कहने लगे, तूने ही तो उसे जोर जोर से करने को कहा था। अगर तुझे पहले से ही मजबूत वाला चाहिए था तो तूने उसे क्यों नहीं अपनाया? तब तो तुझे जल्दी जल्दी वाला पसंद आया था ना, फिर तूने उसे ऐसा क्यों करने को कहा? तूने उसे अपने लिए ऐसा क्यों करवाया? तब उनके बार बार के तानों और इल्ज़ामों से मैं और भी टूट गई, क्योंकि वो लगातार मुझे दोष दे रहे थे। फिर जब डॉक्टर आया और उसने जांच किया तो उसने कहा, ये तो मर चुका है। ये सुनकर मैं और जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा हो, कि ये कोई भयानक सपना हो। मैं बार बार चिल्लाने लगी, तूने ये किया, तू ही इसकी वजह है। मैं रो रही थी और पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी डॉक्टर मेरे पास आया और लिखने वाला था कि वो मर चुका है, ताकि हमें मृत्यु का सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने और माँ को दोष देने की वजह से उसका शक बढ़ गया। तो वो मुझसे पूछने लगा, बेटी क्या हुआ, बताओ, वो किस बात की वजह है? तब मेरे पति और माँ मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, चुप हो जा, कुछ मत बोल। लेकिन मैं रोए जा रही थी। तो डॉक्टर को और शक हुआ, खासकर जब उसने देखा कि मेरे सौतेले पिता बिना चादर के थे। फिर उसने कुछ भी लिखने से मना कर दिया, न सर्टिफिकेट न कोई रिपोर्ट। इसके बजाय उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और फिर हमें पूछताछ के लिए ले जाया गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तूने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा कि तेरी माँ इसकी वजह है? तब मैं रोते रोते बिखर गई थी। तो मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने ही हमें ये सब करने के लिए उकसाया। फिर हमने आपस में जोड़े बदल लिए थे। लेकिन तब मेरे पति और माँ ने सब कुछ नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं सदमे में हूँ और मैं बकवास कर रही हूँ। फिर वो बोले, मेरे सौतेले पिता ने ही मुझे पाला है, इसलिए मैं सदमे में ऐसी बातें कर रही हूँ। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने हम सबका मेडिकल टेस्ट करवाया। टेस्ट में सच सामने आ गया। मेरी माँ के शरीर में मेरे पति का और मेरे शरीर में मेरे सौतेले पिता का सबूत मिला। और हाँ, मेरे सौतेले पिता की मौत की वजह थी, उसने क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों की ज़्यादा खुराक ले ली थी। अब हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा और हमें क्या सज़ा मिलेगी। मैं ये भी नहीं समझ पा रही कि मैंने, एक शादीशुदा औरत ने, अपनी निजी ज़िंदगी की इतनी गहरी बातें अपनी माँ या किसी और के साथ क्यों शेयर की। काश मैंने कुछ नहीं बताया होता। काश मैंने चुप रहकर अपनी ज़िंदगी
अपने पति के साथ जैसी थी वैसे ही जी ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं जानती कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख मिली होगी, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। ये एक सच्ची कहानी है जो सचमुच घटित हुई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।